Hello, good morning everyone. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का सॉल्यूशन गुरु टी की लॉ चैनल पर मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये बिहार जुडिशरी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे हम। 29th बिहार जुडिशरी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। इसके लॉ पार्ट को हम जो क्वेश्चन है इसके MCQs वो सॉल्व करेंगे और हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेंगे। 3 पार्ट में ये कवर करेंगे हम, और आपको ट्रिक्स बताएंगे, ये तरीका बताएंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सिर्फ 8 दिन जो है, 8 या 10 दिन मानकर चलिए, तो आज से 8-10 दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम के। तो आपको इसमें अपनी 10 दिनों में जो किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीज़ें रीड करना है, क्या नहीं, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। तो आप सब नोट डाउन करके पूरा अटेंशन के साथ इस वीडियो को वॉच करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सिविल जज है ये, 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, इसका लॉ का है ये। तो बिना किसी पूर्व धारणा से जारी किए गए संदेश सुरक्षित होते हैं। तो ये एविडेंस एक्ट से है, 6 क्वेश्चन है इसमें एविडेंस एक्ट के। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा, मतलब सेक्शन बेस्ड है, बस तरीका इस तरह से घुमा फिरा के पूछा गया है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई पूछा क्या है एग्जाम। मतलब ये क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि पूछा है क्या आखिर, तो इसका आंसर लगाना क्या है। तो पूछा है बिना किसी पूर्व धारणा से जारी किए गए संदेश सुरक्षित होते हैं। तो ये वाली जो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए, एविडेंस एक्ट की सेक्शन 22 के अंतर्गत, साक्ष्य कानून की धारा 23 के अंतर्गत, साक्ष्य कानून की धारा 24 के अंतर्गत, साक्ष्य कानून की धारा 21 के अंतर्गत। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानून की धारा 23 के अंतर्गत। ठीक है, सिविल की जो संस्वीकृति के बारे में बताया गया है ना, स्वीकृति के बारे में। तो सिविल की स्वीकृति जो है 23 में दी गई है। ठीक है, और 24 से तो संस्वीकृति शुरू हो जाती है, 24 से तो 30 तक। ठीक है, तो सिर्फ सिविल वाली है तो 17 से 23 तक दी हुई है, और सिविल और क्रिमिनल दोनों की है तो वो 24 से तो 30 तक से, ओनली क्रिमिनल वाली तो 24 से 30 तक दी हुई है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आपको मतलब ये देख के चलना है कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से है, आंसर क्या देना है, और इस मतलब ये जो है आपको रिपीटेड जो क्वेश्चन है उनको नोट डाउन करते चलना है कि भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा हर एग्जाम में जैसे पूछा जाता है, तो इसको अपन को जैसे उसको ध्यान में रख के चलना है कि ये कब कब पूछा गया है। हम जो है ना ब्रश का यूज़ करेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एविडेंस एक्ट की सेक्शन 23। साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित अनिवार्य नियम किसमें शामिल है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका जो अनिवार्य नियम जो है ना, देखो 31 में क्या दिया हुआ है, मृत्युकालीन कथन के बारे में, डाइन डिक्लेरेशन के बारे में, और 32 में क्या है, जो व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं सकता है, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, जो पूर्व में जो उस स्टेटमेंट दिया था वो काम आ जाएगा, पूर्व की कार्यवाही में कुछ स्टेटमेंट दिया गया था तो वो 32 में दिया हुआ है। ठीक है, और 60 में तो बेस्ट एविडेंस का रूल दिया गया, यानी कि डायरेक्ट एविडेंस की बात करता है। इसके बाद डी वाला है, साक्ष्य कानून की धारा 61 में क्या दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की अंतर्वस्तु 61 में दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित अनिवार्य नियम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी है, 32 में दिया हुआ है। ठीक है, साक्ष्य की स्वीकार्यता का अनिवार्य नियम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर
3 है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में गवाहों की सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शक निर्देश जारी किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है, बताइए आप, नीलम कटारा मुकदमा 2003। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आता है, मतलब जो केस लो कहाँ से पूछा है, क्या पूछा है, किससे रिलेटेड पूछा है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखना है। तो गवाहों की सुरक्षा के बारे में है, ये गवाहों की सुरक्षा के बारे में ये केस लो है, नीलम कटारा मुकदमा 2003। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए अपनी पत्नी सी के साथ व्यभिचार के आधार पर बी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करता है। बी सी को ए की पत्नी मानने से इनकार करता है ना। मतलब बी ये कहता है कि ए जो है ना सी की, मतलब जो सी है वो ए की पत्नी ही नहीं है। बी क्या कहता है कि सी जो है ए की पत्नी है ही नहीं, परंतु न्यायालय बी को व्यभिचार का दोषी ठहराता है। तो बी क्या करता है, बी की बात, मतलब जो कोर्ट क्या करता है, बी की बात नहीं मानता है, बी की बात नहीं मानता है और उसको क्या कहता है, व्यभिचार का दोषी ठहराता है कोर्ट। तत्पश्चात ए के जीवन काल में बी से विवाह करके 2 पति रखने के लिए सी पर मुकदमा चलाया जाता है। अब सी पर मुकदमा चला रहा है, पहले किस पे चलाया था, बी पर। अब ए क्या कर रहा है, सी पर मुकदमा चला रहा है, किससे, कि बी से उसने रीमैरिज कर लिए, 2 पति रख रहे हैं। तो सी पर मुकदमा चला जाता है। सी कहती है कि वह कभी ए की पत्नी नहीं थी। तो सी क्या कहती है, ए की पत्नी होने से इनकार करती है कि नहीं, वो सी ए की पत्नी ही नहीं थी, बी सी ये कहती है। तो बी के विरुद्ध न्यायालय का फैसला क्या होगा? तो ये बहुत बार रिपीटेड है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करके आप लिख लीजिए, बहुत स्टार लगा लीजिए इसमें, ये हमेशा पूछा जाता है कुछ न कुछ एग्जाम में। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सी के विरुद्ध फैसले के अनुसार उचित है, बी सी के विरुद्ध फैसले के अनुसार अनुचित है, ऑप्शन नंबर सी उचित है और सी पर भी लागू होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर है सी के विरुद्ध फैसले के अनुसार अनुचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य कानून के निम्नलिखित अध्यायों में से कौन सा अध्याय गवाहों से संबंधित है? तो ये विटनेस के बारे में जो चैप्टर है, जो सेक्शन, मतलब जो चैप्टर बताता है वो है गवाहों से संबंधित 9 चैप्टर है। तो आपको रोमन अगर आती है तो आप आराम से, आसानी से और फटाक से लगा देंगे, देखते ही के साथ लगा देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी 9 है ना, 9 में दिया हुआ है गवाहों के बारे में, विटनेस के बारे में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2002 में पारित संशोधित कानून के द्वारा भारतीय साक्ष्य कानून के निम्नलिखित प्रावधानों में से किस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था? तो ये बताता है कौन से प्रावधान को, कौन से प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है। तो आप बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर बताइए इसका। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 155(4) को हटा, मतलब समाप्त कर दिया गया है इसको, 155(4) को। अब आते हैं हम सीआरपीसी में। सीआरपीसी के 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धाराओं में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही पद के इसको परिभाषित करती है? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग को कहाँ पर डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आई में। ठीक है, 2 का आई में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2 का आई में दिया हुआ है। सॉरी, इसमें मतलब दिखाई नहीं दे रहा, जे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आई है। सॉरी, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट, 2 का आई में है। ठीक है, 2 का आई में। और अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित मुकदमों में किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शन जारी की? तो गाइडलाइन जारी की सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट से संबंधित, अरेस्ट से रिलेटेड। कौन से वाला केस है ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, डी के बसु का मुकदमा जो है ये था, इसमें मार्गदर्शक निर्देश जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट से संबंधित। विशाखा बनाम तो ये है वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट वाली बात। ए आर अंतुले का मुकदमा इससे रिलेटेड नहीं, नंदनी सतपति का भी नहीं है, तो डी के बसु का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन किसी दंडाधिकारी द्वारा निर्वाह के लिए मासिक भत्ते के रूप में दी जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या है? तो अधिकतम राशि बताइए क्या है? 125 में कोई मैक्सिमम राशि बताई गई है क्या, डिफाइन की गई है ऐसा कुछ कहा कि भाई इतनी ही राशि मिलेगी, या मैक्सिमम ऐसा सीमा को लिमिट में बांधा हुआ है क्या? नहीं है ना।
तो क्या आंसर लगाएंगे आप? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फौजदारी प्रक्रिया की धारा 164A के अधीन बलात्कार की किसी भी पीड़िता को ऐसे अपराध की घटना की सूचना प्राप्त होने के अंदर परीक्षण के लिए किसी पंजीकृत स्वास्थ्य चिकित्सक के पास भेजना चाहिए। तो ये डेस करके ये क्या आएगा, कितना टाइम में भेजना चाहिए ये पूछ रहा है भाई कि रेप विक्टिम है, उसकी एग्जामिनेशन कितने टाइम में होना चाहिए, कितने टाइम के अंदर होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 24 घंटा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित किन उपधाराओं को फौजदारी प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 176 में शामिल किया गया था। अब अमेंडमेंट भी याद रखना है, ठीक है, अमेंडमेंट में क्या समाप्त किया था, क्या ऐड किया था, क्या शामिल किया गया, तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है। तो ऐड किया गया है, शामिल किया गया है 2005 द्वारा, कौन से सेक्शन को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से। इसमें ऑप्शन नंबर ए 176 के, बी है 176 ए तथा 176 बी, सी है 176 5 तथा 176 6, डी है 176 ए तथा 176 5। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, 176 ए तथा 176 5 को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, सीआरपीसी में निर्धारित सीमा की अवधि निम्नलिखित में से किसके तहत आने वाले अपराधों पर लागू नहीं होती। जो मतलब लिमिटेशन दिया हुआ है ना सीआरपीसी में चैप्टर 36 में, तो उसमें कहाँ पर ये लागू नहीं होगा, समय अवधि लागू नहीं होगी, लिमिटेशन लागू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आयकर अधिनियम 1961, सीमा कर अधिनियम 1962, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999, उपयुक्त तो सभी। बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो किसके तहत आने वाले अपराधों पर लागू, लिमिटेशन मतलब किसके तहत लागू नहीं होगा, इसके बारे में पूछा है। तो आपको बताना है इसका आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी पर, इन पर लागू नहीं होता है लिमिटेशन सीआरपीसी का। ठीक है, सेक्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 13, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 में 2002 के सुझाव पर बनाए गए थे। किसके सुझाव पर बनाए गए थे ये, किसके सुझाव पर बनाया गया था? 1999 एंड 2002। तो ये किसके सुझाव पर? ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से सर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20, मलीमत कमेटी के सुझाव पर बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक फैसलों में से किसका संबंध रिपीटिशंस में रेस जुडिकेटा के लागू होने से है? तो रेस जुडिकेटा किस पर लागू होता है, बताइए जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। दरियाओ बनाम यूपी स्टेट है ये, ठीक है, दरियाओ बनाम यूपी स्टेट यानी कि दरियाओ बनाम यूपी स्टेट का है ये, इससे रेस जुडिकेटा के प्रोविजंस से संबंधित है ये। कोई भी न्यायालय किसी बात पत्र को लौटा सकता है। क्वेश्चन नंबर मतलब सीपीसी में आ गए हम, ठीक है, सीपीसी के क्वेश्चन है ये, सीपीसी के 8 क्वेश्चन है, मतलब 6 है और 2 जो है मीडिएशन के हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, कोई भी न्यायालय किसी बात पत्र को लौटा सकता है कब? ये उसके क्षेत्राधिकार में ना हो, बी या आर्थिक क्षेत्र अधिकार से बाहर हो, सी इसका विषय न्यायालय के अधिकार में ना हो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई भी, मतलब कोई भी हो सकता है। तो इसका आंसर बताइए फटाफट, करेक्ट आंसर क्या है? तो कोई भी कब लौटा सकता है? उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो लौटा देगा, आर्थिक अधिकार से बाहर है तब भी लौटा देगा, भाई पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन होना भी जरूरी है, और इसका विषय न्यायालय के अधिकार में ही नहीं है भाई, ठीक है।
तब लौटा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2002 से लागू हुआ। कब लागू हुआ ये सीपीसी? 2002। जो सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2002 है वो कब से लागू हुआ? बताइए फटाफट से इसका करेक्ट आंसर। 1 जुलाई 2002। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 जुलाई 2002। मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त करने की प्रक्रिया का प्रावधान में किया गया है। कौन सा प्रावधान में किया गया है? निरस्त कराने के लिए कौन सा प्रावधान दिया गया है? मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय की प्रक्रिया को निरस्त करने की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? कौन सा सेक्शन में दी गई बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 34 ना 17 का सी नंबर का करेक्ट आंसर 34 में दिया गया है। ठीक है, निरस्त कराने का प्रोविजन। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, मध्यस्थता सहमति से संबंधित पक्ष के अंदर मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे। कितने टाइम में अपॉइंटमेंट करेंगे बताइए। अरे यार कहाँ चले गए? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप 18 का। 30 दिन, यानी कि 30 दिन के अंदर। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 30 दिन में करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तुच्छ विषय से संबंधित न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री अथवा आदेशों पर द्वारा पुनर्विचार के। अच्छा, तुच्छ विषय वाली बात है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो हम क्या करते, जल्दबाजी में हम कुछ भी ऑप्शन लगा देते। भाई जब तुच्छ विषय दिया हुआ है इसका ध्यान रखो, एक ही वर्ड में सारा आंसर छुपा रहता है। तुच्छ विषय से संबंधित न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री अथवा आदेशों पर, डिक्री है या आदेश है तो कोर्ट के द्वारा, कौन सी कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा क्या? किसी भी कोर्ट के द्वारा। जिला कोर्ट कर सकता है क्या तुच्छ विषय संबंधी, या हाई कोर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। और उपयुक्त में से कोई नहीं दिया और ये भी दोनों दिए तो कोई नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक है, 16 मतलब क्वेश्चन नंबर 19 का डी नंबर सही है, क्योंकि कोई विचार नहीं करेगा। भाई तुच्छ विषय है, क्या विचार करेगा? हाई कोर्ट जिला कोर्ट तो करेगा ही नहीं। तो अगर लोअर कोर्ट दिया होता तो एक बार वो तो कर सकता था, लेकिन भाई जिला कोर्ट दिया हुआ है, हाई कोर्ट दिया तो क्या पुनर्विचार होगा? नहीं होगा। तो अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। अब क्वेश्चन ये है कि तुच्छ विषयों से संबंधित न्यायालय को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? अब भाई क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन आ गए तुच्छ विषयों वाला। अब ये अलग तरह से पूछ लिया, भाई तुच्छ विषयों से संबंधित न्यायालय को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? भाई जो तुच्छ विषयों से संबंधित न्यायालय है उसको समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? आंसर बताना है अपन को, जल्दी से बताइए इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, संबंधित राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार के पास है। भाई स्टेब्लिश कौन करता है कोर्ट को? तो गवर्नमेंट करती है, और समाप्त भी गवर्नमेंट ही कर सकती है, उन्हीं के पास पावर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं किस मामले में तर्क दिया था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को इसकी व्याख्या में मार्गदर्शक होना चाहिए और इसलिए अनुच्छेद 21 के अधीन बनाए गए किसी भी कानून को शून्य माना जाना चाहिए अगर वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो? गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी भीम सिंह बनाम भारत संघ, और डी एक्सेलवियर बनाम भारत संघ। बताइए जल्दी से। 21 का आंसर है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द के डाले जाने के भी पहले निम्नलिखित मामलों में से किसमें धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म को भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता माना गया था? ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी वामन राव बनाम भारत संघ, डी समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है जल्दी 22 का। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, बिहार जुडिशरी की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमारी क्लासेस चलती है। ऑल जुडिशरी एग्जाम की, एपीओ एडीपीओ सब कुछ, ऑल स्टेट एग्जाम, जुडिशरी एंड
लॉ एग्ज़ाम जो भी होता है LLB LLM वगैरह सारी प्रिपरेशन हम करवाते हैं। और आप जो बिहार का जो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद अगर आपको मेंस का प्रिपरेशन हमारे साथ करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, वही कांटेक्ट नंबर है हमारा, उसी पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कॉल करके क्वेरी वगैरह जो भी आपको है तो वो ले सकते हैं। तो मेंस का प्रिपरेशन करना है, जो भी किसी भी अदर स्टेट की एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन करना है, किसी भी स्टेट की जुडिशरी एग्ज़ाम की, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती वाला मामला है ये, इसमें माना गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता किसको? सेक्युलरिज्म को। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में पहले नहीं डाला गया था ना प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष शब्द डाले जाने के पहले भी ये था सेक्युलरिज्म। तो कौन से मामले में था ये? मूलभूत विशेषता माना गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। निम्नलिखित मामलों में से किसमें न्यायालय के बहुमत की सहमति थी कि संविधान का मूलभूत ढांचा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति के अभ्यास में संविधान संशोधन द्वारा नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए वामन राव बनाम भारतीय संघ, ऑप्शन नंबर बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ, डी उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई भी केस लॉ इसमें लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कोई नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति जो या जिसका पिता भारत के राज क्षेत्र में पैदा और नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन जिसका भारत के राज क्षेत्र में अपना अधिवास है, और बी जो आमतौर पर संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर रहा हो और उसे भारतीय नागरिक के रूप में माना जाता है। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अरे भाई कितना, मतलब देखो आर्टिकल 5 तो पूछा है, लेकिन उसका बी पूछा है, ए पूछा है, सी पूछा है, किस में दिया हुआ है? ये वाली बात जो कही गई है ये कहाँ पर कही गई है? कौन सा वाला? आर्टिकल 5 में तो है। चलो आप अगर सीधा पूछा होता आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो आप आराम से लगाते। अब भाई 5 ए है, बी है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें आप इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस ये है कि आप भाई किस तरीके से समझना है क्वेश्चन को, और मतलब आगे मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, आप जो एग्ज़ाम देंगे इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। तो आपको जैसे ये जो आर्टिकल ए बी सी ये ध्यान रख के जाना है कि कौन से वाले में ये कहा है, तो इस तरह से आपको रीड करना है। जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट निकालना है और उसमें देखना है कि कौन से वाले में दिया है, तो आपको वो आपके माइंड में सेव करके रखना है चीज़ों को। ठीक है, मतलब आप कहाँ गलती करते हैं और कहाँ गलती होने से आपको बचना है, गलती करने से बचना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 5 का सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, 5 सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का खंड 4 जिसे 24 से संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा डाला गया था, उसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार पारित एक संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ में एक कानून है और तदनुसार शून्य कोई कानूनी प्रभाव के बिना हो जाएगा अगर वह मूलभूत अधिकार के खिलाफ हो। इस संशोधन के इस मामले में कानूनी प्रभाव है शून्य ठहराया गया था। अब देखो रिपीटेड क्वेश्चन ही है, सिर्फ पूछने का उसका तरीका है जो वो अलग है। अब इसमें वो केस लॉ डाल दिया है इसके अंदर। अब 13 का 4 जो क्लॉज 4 है उसे अमेंडमेंट हुआ था 24 में, उसे डाला गया था 1971 में। ठीक है, 1971 में हुआ था 24th अमेंडमेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 13 को अच्छे से पढ़ना है, अमेंडमेंट कब हुआ था ये याद रखना है, 368 में क्या है उसके बारे में आपको रीड करके ज़रूर जाना है। ठीक है, तो इसका जो है इस संशोधनों के इस मामले में कानूनी प्रभाव में शून्य ठहराया गया था।
बताइए भाई, इसका आंसर क्या है 25 का? ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम अजमेर राज्य, सी मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ, डी गुलाम सरोवर बनाम भारत संघ। बताइए। गोलकनाथ में ही कहा था, ठीक है, इसे शून्य ठहराया गया था। संविधान संशोधन हुआ था 368 में किया जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम 1913 के अर्थ में एक कानून है, तदनुसार शून्य कोई कानूनी प्रभाव के बिना हो जाएगा अगर वह मूलभूत अधिकार के खिलाफ हो। अगर मतलब है ना फंडामेंटल राइट से कंट्रावेंसी रखता है, कोई अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रावेंसी रखता है अगर मूलभूत अधिकार से, तो वो शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 26 में आते, निम्नलिखित में से कौन सा कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर न्यायिक समीक्षा, बी न्यायाधीशों की निष्पक्ष नियुक्ति, सी महाभियोग, डी है मूल न्यायिक क्षेत्र। तो बताइए जल्दी से 26 का क्या आंसर होगा? कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा क्या है? तो क्वेश्चन आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, न्यायाधीशों की निष्पक्ष नियुक्ति जो होती है, ठीक है। अब आप इसका ये मत लगाइएगा न्यायिक समीक्षा होता है, न्यायिक समीक्षा तो विशेषता है, मतलब ये इसकी, ठीक है। अब कानून का शासन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा ये है, न्यायाधीशों की निष्पक्ष नियुक्ति जो होती है, ये ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में आते, तर्क संगतता की कसौटी एक पूर्ण परीक्षण नहीं है और इसकी आकृति संविधान द्वारा संकेतित की गई है। ए विषय परक, बी लक्ष्य परक, सी वर्णनात्मक, डी योगात्मक। बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर 27 का ए ऑप्शन सही है, विषय परक। देखो ये वैसे इजी भी नहीं है पेपर, तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो अगर प्रिपरेशन अच्छी से आपकी समझ गए, क्वेश्चन को अच्छा समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस रखना है। लास्ट टाइम में बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। एक बार किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ आपको कमी रह गई, वो आपको बस डायरेक्ट में जाके आपको देखना है कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए, बस इतना आपको करना है। क्योंकि लास्ट टाइम में तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम रहता नहीं, बस एक थोड़ी सी जो क्या कमी है वो उसको आपको चेक करके उसको पूरी कर लेना है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे ये पर्पज़ है। और मैं ये 150 क्वेश्चन जो हैं ये आपको 3 पार्ट में कवर करवा दूंगी। ये 50 क्वेश्चन का है, ऐसे करके 50 क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉरी 28 में आए ना अभी। तो 28, कराधान राज्य के अधीन एक शक्ति है और मौलिक अधिकार कराधान से प्रतिरक्षित नहीं है, ठीक है। तो क्या है कराधान? क्या है बताइए? स्वतंत्र है, वैधानिक है, वैधानिक शक्ति है, आधिकारिक शक्ति है, शासन प्रबंध शक्ति है, क्या है कराधान? आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है ना, ये है ऑप्शन नंबर है स्वतंत्र शक्ति। कराधान क्या है? राज्य के अधीन एक स्वतंत्र शक्ति, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कराधान पर, ठीक है। तो ठीक है, स्वतंत्र शक्ति है। इसके बाद अपन आते हैं 29 क्वेश्चन में। अपराधों के लिए दोषियों के प्रति सुरक्षा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन आया है? बताइए भाई, अपराधों के लिए दोषियों के प्रति सुरक्षा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन आया है? क्वेश्चन इसका ऑप्शन बताते हैं हम आपको। अरे फिर चला जाता है बार बार। जूम कर देते हैं ना इसको, अच्छे से दिखेगा आपको। तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 22, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 20, डी आर्टिकल 19। मतलब आपको देखो आर्टिकल बेस्ड, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और आप ही को उसी सेक्शन को भी घुमा फिरा करके पूछा गया केस लॉ के अंदर। आपको केस लॉ ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड मतलब सेक्शन से कौन से सेक्शन से रिलेटेड है कौन सा केस लॉ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 29 का बताइए, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है। 30 में आते हैं क्वेश्चन 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड 1 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता किसके हित के अधीन है? किसके हित के अधीन है?
बी ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक व्यवस्था, करेक्ट। बी नैतिकता, करेक्ट। सी स्वास्थ्य, करेक्ट। तो डी उपयुक्त तो सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 25 के खंड 1 में यही दिया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं कि 25 के खंड 1 में मतलब हाँ, ये जो नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य के बारे में कहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको दे देंगे आर्टिकल 25(1), 25(2), 25(3), 25(4) इस तरह से। तो आपको ये याद रखना है कि 25(1) में दिया हुआ है। अब जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में प्रधानमंत्री पद के प्रावधान को उल्लेख है? प्रधानमंत्री के पद का प्रोविजन कहाँ पर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में बताना है। आर्टिकल 73, 74, 75, 74 का पहला क्लोज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 75। 75 में दिया गया है प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, 75 से हो गया प्रधानमंत्री। ठीक है, प से हो गया 75, प से हो गया प्रधानमंत्री। इसको याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति जो को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, कहाँ पर दिया हुआ है ये बारे में? 8वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। बताइए भाई कहाँ पर अयोग्य घोषित किया जाता है संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कहाँ पर? बताइए। ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए महाभियोग के द्वारा, बी राष्ट्रपति के द्वारा, सी मंत्रिमंडल के द्वारा और लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 33 का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उनके कार्यालय से उनके द्वारा हटाया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्यों का प्रश्न होगा और कानून का प्रश्न नहीं होगा? भाई फैक्ट मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा और क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होगा। तो कौन सा है? जब पक्षों और विपक्ष में सबूत ठीक से प्राप्त किया गया है तो क्या एक तथ्य साबित हो गया है? बी क्या एक संवैधानिक धारणा का खंडन किया गया है? सी एक बंदोबस्ती निजी है, सार्वजनिक है या शामिल दस्तावेज गलत होने का कोई सवाल नहीं किया जा रहा है? डी सभी। तो इसका आंसर है डी सभी। कानून का प्रश्न नहीं होगा, ये फैक्ट का प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35, मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? अब मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी विधानसभा। तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट किया जाता है क्या? बताइए। नहीं ना, तो फिर भी बताइए, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है क्या? सी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है या विधानसभा के द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है मुख्यमंत्री को अपॉइंट। इसमें इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन बहुत जैसे ना राष्ट्रपति का पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह का है, गवर्नर का पूछा जाता है, राष्ट्रपति वगैरह का पूछा जाता है। अगर प्रधानमंत्री का पूछ लिया जाता है और मुख्यमंत्री का पूछ लिया गया है तो मुख्यमंत्री को कौन करेगा? प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रधानमंत्री को करता है राष्ट्रपति। तो इसी तरह मुख्यमंत्री को राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राज्यपाल है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल अपॉइंट करे। 36 में आते निरंकुश शासन का मतलब क्या है? ए निरंकुश होने की दशा या गुण, बी एक तरह की सरकार जिसमें जनता की शक्ति किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों में निहित है जो किसी भी कानूनी संस्था द्वारा बाधित या नियंत्रित नहीं है। सी बिना शर्त की शक्ति या संप्रभुता जो एक सम्राट, एक तानाशाह, एक कुलीन तंत्र में निहित है। डी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, निरंकुश होने की दशा है गुण है। निरंकुश शासन का मतलब एक तरह की सरकार जिसमें जनता की शक्ति किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों में निहित है जो किसी भी कानूनी संस्था द्वारा बाधित या नियंत्रित नहीं है। और बिना शर्त एक शक्ति है संप्रभुता जो एक सम्राट, एक तानाशाह, एक कुलीन तंत्र में निहित होते हैं, तो निरंकुश शासन उसको कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन है। इसके बाद हम आते हैं
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। अब आ गया रीट के बारे में। ठीक है, रीट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अब आगे। परमादेश मेंडेमस रीट की बात कर रहे हैं। तो परमादेश क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक प्रकृति वाले कर्तव्यों के निष्पादन की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, परमादेश जो इम्पोर्टेंट है, ये रीट वाले क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हमेशा आते ही हैं हर एग्जाम में कहीं ना कहीं। बी है, निजी प्रकृति के कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा डालने के लिए जारी किया जाता है। सी, सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्यों के निष्पादन को बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्यों के निष्पादन को बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है परमादेश। ठीक है, न्यायालय का वो आदेश होता है जहाँ मतलब अपने मतलब ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, सार्वजनिक लोक नियोजन मतलब जो है उसमें ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, तो उसमें पब्लिक ड्यूटी का निष्पादन करने के लिए बाध्य किया जाता है, परमादेश दिया जाता है, मैंडेमस जारी की जाती है रीट। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसमें राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है? किसके पास है राज्य लोक सेवा आयोग? पीएससी, स्टेट पीएससी के जो कार्य हैं उनके कार्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है, राज्य विधानसभा के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, महाधिवक्ता के पास है? बताइए 38 का ऑप्शन राज्य विधानसभा के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राज्य विधानसभा। अब आता है 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। अगर आपातकालीन स्थिति घोषित की गई है तो नंबर आई है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी भी राज्य को निर्देश देने तक उसी रूप में विस्तार करेगी जिस रूप में संबंधित कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। सेकेंड है, किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति स्टेट मतलब जो है कथन नंबर 2 है कि किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति में उस विषय जो संघ सूची में उल्लिखित नहीं है के संबंध में कानून बनाने की शक्ति शामिल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? एक, केवल एक, दो, एक और दो दोनों सही है। बताइए क्या है सही है? न तो एक सही है नहीं बी सही है, न मतलब सेकंड सही है। 39 का बताइए क्वेश्चन आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40, राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति सचेत रहना चाहिए और राजनीतिक स्वार्थ की वेदी पर या तो राजनीतिक जिम्मेदारी या संसदीय परंपराओं का त्याग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल के संवैधानिक दायित्व का उल्लेख किया गया है? अब राज्यपाल के जो लाइबिलिटीज हैं उनके बारे में कौन से केस लॉ में बताया गया है उसके बारे में बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, एस आर चौधरी बनाम पंजाब राज्य, बी है बी आर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य, सी कृष्णा वल्लभ सहाय बनाम जांच आयोग, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एस आर चौधरी बनाम पंजाब राज्य में राज्यपाल के संवैधानिक दायित्व का उल्लेख किया गया है। ठीक है, राजनीतिक स्वार्थ की वेदी पर या तो राजनीतिक जिम्मेदारी संसदीय परंपरा का त्याग नहीं करना चाहिए इस मामले में बताया गया है। ठीक है, राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्व के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो एस आर चौधरी बनाम पंजाब राज्य, इससे जरूर याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन। और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। प्रशासनिक कानून प्रशासन से संबंधित कानून है। यह संस्था शक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करता है। किसने कहा ये? ए आइवर जेनिंग्स, बी कैसी डेविस, सी ओवेन हुड फिलिप्स, डी किथ। तो बताइए कौन सा जो अथर है जो विधि शास्त्री उन्होंने ये कहा है। 41 का है ऑप्शन नंबर ए, आइवर जेनिंग्स ने कहा है। ठीक है, प्रशासनिक कानून प्रशासन से संबंधित कानून है। यह संस्था शक्ति और प्रशासनिक अधिकारी कर्तव्य का निर्धारण करता है। ये बात कही आइवर जेनिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के बीच में समानता बताइए। भाई
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है इसमें क्या सिमिलरिटी है? ऑप्शन नंबर ए, दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून निजी कानून है। बी, दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून राज्य के उच्चतम मानदंडों को विनियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सी, दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून संगठन और सुप्त सरकार के कार्यों से संबंधित है। और दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून है। ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, क्योंकि दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून है। ठीक है, कैसे है? कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सार्वजनिक कानून है। ठीक है, पब्लिक है, सभी के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 43 में आते, प्रशासनिक कानून के तहत दस्तावेज जानकारी पर रोक लगाने के लिए विशेष अधिकार निम्न में से किस धारा, यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा की बात कर रहा है, किस में अधिनियमित किया जाता है, किसमें बताया गया है? बताइए। स्पेशल प्रिविलेज किस में दिया गया है? एविडेंस एक्ट की धारा में प्रशासनिक कानून के बारे में जानकारी, यानी कि स्पेशल प्रिविलेज जो दिया हुआ है ना, जानकारी को गुप्त रखना विशेष अधिकार से संरक्षित है। एविडेंस एक्ट की कौन सी सेक्शन है? बताइए। 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 123 जो है ना, क्या है उसमें? हाँ, 123 में। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 है, डाइसी के अनुसार कानून के शासन के अर्थ की चर्चा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जा सकती है? ए है कानून के बाद समानता, बी कानून के तहत नियमों की समानता, सी कानून के तहत समानता और कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर डी। 44 का डी सही है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता की बात है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। अब हम समापन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। बस इतना सा आप देख लीजिए, और जो क्वेश्चन आपने जैसे इसमें देखे हैं कि ये सॉल्व, तो आपको डायरेक्ट उठा करके उनमें देखना है कब कब रिपीट हुए क्वेश्चन, और कितनी बार जो हमेशा, और किस टाइप से उसी क्वेश्चन को किस टाइप से पूछा गया है, कब कब किस टाइप से पूछा गया है उसी क्वेश्चन को। और फिर आपको डायरेक्ट में देखना है कि कौन से क्लोज में क्या दिया हुआ है, कौन सा प्रोविजन से पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपको जरूर डायरेक्ट से मिला करके देखना है। ठीक है, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, और हो सकता है रिपीट हो जाए इसमें से कोई क्वेश्चन, तो उसे आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कैसी डेविस ने कानून के शासन के कई अर्थ दिए हैं, तदनुसार सही विकल्प चुनिए। तदनुसार में उसके अनुसार सही विकल्प चुनना है आपको, कि कानून के जो कई अर्थ दिए हैं कानून के शासन के, डेविस कैसे डेविस। ऑप्शन नंबर ए कानून के निश्चित नियम, बी विवेक या बहिष्कार, सी ए और बी दोनों, और डी न तो ए और न ही बी। 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों कानून के निश्चित नियम और विवेक का बहिष्कार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, 46 में आते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को निम्न में से किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सेपरेशन ऑफ पावर, वो डिलीगेटेड लेजिस्लेशन वाली बात है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करणीयता का। ऑप्शन नंबर ए, एक ही व्यक्ति को सरकार के 3 अंगों में से एक से अधिक अंगों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बी है, एक ही व्यक्ति को सरकार के 3 अंगों में से 2 से अधिक अंगों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सी, एक ही व्यक्ति को सरकार के 3 अंगों में से किसी भी अंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर है 46 का। ऑप्शन नंबर ए है, एक ही व्यक्ति को सरकार के 3 अंगों में से एक से अधिक अंगों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं, अब लास्ट में हम ना समापन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर
47 आधुनिक राज्यों में कार्यकारी जिम्मेदारी को अर्धविधायी, अर्धन्यायिक, मिनिस्टेरियल और विशुद्ध प्रशासनिक कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अवलोकन निम्नलिखित न्यायिक वादों में से किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश राज्य, बी ए मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ, सी हमदर्द दवाखाना बनाम भारतीय संघ, डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए भाई क्या है अर्धविधायी, अर्धन्यायिक, मिनिस्टेरियल और विशुद्ध प्रशासनिक कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अवलोकन निम्नलिखित में किस न्यायिक वादों में से किस पर आधारित है? आधुनिक राज्यों में कार्यकारी जिम्मेदारी को। तो बताइए क्या है इसमें 47 का आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। ये मेनका गांधी वाला बहुत आता है एग्जाम में, घुमा फिरा कर क्या आता है पूछते हैं, कहीं किसी तरह से अलग अलग टाइप से पूछा गया है इसको। तो ठीक है, इसी क्वेश्चन को ये रिपीट हुआ है हर एग्ज़ाम में, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा कि ये केस लो कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, कहाँ पर पूछा गया है, किसके कौन से विधि शास्त्री ने क्या डिफाइन किया है। तो ये चीज़ें आपको लिंकिंग करके रिलेट करके आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। भारत में प्रत्यायोजित विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन संविधान बनने की अवधि के पश्चात भी तय हो सकता है। यह किस केस में तय किया गया था? मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बन गया था उसके बाद भी ये फिक्स हो सकता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। ये किस केस लॉ में डिसाइड किया गया था, तय किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए रानी बनाम बुराह, बी है री दिल्ली लॉज एक्ट 1912 AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट 332। पूरा केस लो इसका दिया हुआ है, सीरीज पूरी याद करनी है इस तरह से। अगर इस तरह के केस लो है तो पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है JN गुप्ता बना बिहार प्रांत। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, क्योंकि कभी कभी ना केस लो का सन पूछ लेते हैं। मान लो केस लो दे दिया, याद है हमको केस लो, तो किसी भी आर्टिकल पे जो केस लो दिया हुआ है उसके साथ में, तो हमको आर्टिकल भी पता है, केस लो भी पता है, उसका सन पूछ लिया है तो सन क्या बताओगे? सन भी याद रखना ज़रूरी होता है इसलिए। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, री दिल्ली लॉज एक्ट 1912 है। ठीक है, तो संविधान के बाद भी ये डेलीगेटेड विधान फिक्स किया जा सकता है, ये कहा था री दिल्ली लॉज एक्ट में। 49 में आते हैं, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं समापन की ओर। उस कार्य को चुनिए जिसे प्रशासनिक नियम के तहत प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। अब उस काम को चुनना है, यहाँ पर काम दिए हुए हैं 4, तो इनमें से उस काम को चुनना है जिसका डेलीगेशन नहीं किया जा सकता, डेलीगेट नहीं किया जा सकता। इसको ए है पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए शक्ति, बी है नियत दिन या अधिनियम के प्रारंभ का दिन, सी मौजूदा कानूनों को लागू करना, डी है सभी प्रावधानों का निलंबन, अधिनियम के किसी भी प्रावधान का निलंबन। 49 का जो पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए शक्ति, तो ये काम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। बाकी के लिए किया जा सकता है, तो बाकी का याद रखना है कि इनमें किया जा सकता है और किस में नहीं किया जा सकता, उसको भी याद रखना। पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए शक्ति, उसका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। नियत दिन या अधिनियम के प्रारंभ का दिन, इसके लिए किया जा सकता है। मौजूदा कानून को लागू करने के लिए हो सकता है। सही प्रावधान का निलंबन, अधिनियम के किसी प्रावधान का निलंबन, ये हो सकता है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद आपको कमेंट ज़रूर करना है, लाइक अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर कर देंगे, आप वहाँ से क्वेरी ले सकते हैं। आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है किसी भी स्टेट की, और मेंस की प्रिपरेशन करना है तो उसकी भी हम करवाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट है, प्रत्यायोजित विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या कमी है? ऑप्शन नंबर ए लोगों के अधिकारों के घोर उल्लंघन के मामले में प्रत्यायोजित विधान वापस लिया जा सकता है, ज़्यादा देरी के बिना इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है। बी यहाँ मूल अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों के दुरुपयोग करने का अवसर है और इस तरह कार्यकारी संसद की तुलना में अधिक शक्ति का आनंद उठा सकती है। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, डी ना तो ए और ना ही बी। तो बताइए 50 का क्या आंसर है? 50 का आंसर है यहाँ मूल अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करने का अवसर है, इस तरह कार्यकारी एग्जीक्यूटिव संसद की तुलना में अधिक शक्ति का आनंद उठा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। इसका प्रत्यायोजित विधान डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्या कमी है? तो यही कमी है,
के मूल अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग करने का अवसर है इसके पास, और इस तरह की कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव संसद की तुलना में अधिक शक्ति का आनंद उठा सकती है। तो ये जो है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है। 50 क्वेश्चन अब अगले वीडियो में हम ला रहे हैं। एग्जाम से पहले ही हम आपको करवा देंगे, और जिसका है ना वो भी करवा देंगे हम, जीके वाला भी। ठीक है, जीके वाला भी करवा देंगे 100 क्वेश्चन हम, तो अब एग्ज़ाम से पहले ही करवा देंगे भाई। ठीक है, बड़ी कोशिश रहेगी, मेहनत रहेगी पूरी आपके लिए, और आप तैयार रहिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।